नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़े बड़े ऐलानात हो गए। शादाब खान कैप्टन मुकर्रर हो गए अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए। ये एक बड़ी बात है कि नए लड़कों को चांस दिया गया। नजम सेठी और चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब ने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत से सवालात हुए, बहुत सारे सवालात का उन्होंने बड़े ठंडे मिजाज के साथ जवाब दिया। इंडिया के साथ वर्ल्ड कप खेलने वाली बात और इंडिया के पाकिस्तान आके एशिया कप खेलने वाली बात पर भी बड़ा वाज़ेह जवाब दिया नजम सेठी साहब ने कि गवर्नमेंट लाइन फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कहा खेलना है तो उस पर फिर उस तरह से जाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कहा नहीं खेलना तो यकीनी तौर पर हम फिर वो मैचेस नहीं खेलेंगे। अभी तो इंडिया से भी बात करना बाकी। उन्होंने कहा ये एशियन क्रिकेट का मामला है और ICC का मामला है, दोनों जगह पर ये मामला उठाऊँगा। बहरहाल जी, शादाब कैप्टन हो गए। आजम खान, फ़हीम अशरफ, तैयब ताहिर, जमान खान, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम टीम का हिस्सा बने, जबकि बाबर आजम और उनके साथ शाहीन, हारिस रऊफ, फ़खर और रिजवान को करवाया गया है आराम। प्ले ऑफ का सिलसिला भी वाज़ेह हो गया। पहला प्ले ऑफ खेला जाएगा इस मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। दूसरा एलिमिनेटर 1 होगा और एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। वहाँ से जो टीम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर, जो जीती वो फिर प्ले ऑफ के जो हारी हुई टीम है उसका सामना करेगी एलिमिनेटर 2 में। तो यूँ फाइनल में पहुंचेगी टीम्स। बहुत सारी चीज़ें इस पर करेंगे बात। एक तो PSL पे बात होगी। आज ज़रा स्पेशल क्वेटा ग्लैडिएटर के हवाले से उसकी परफॉर्मेंसेस पर बात होगी। 2 साल से क्यों सफ़र कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर, रीज़न क्या है और मैनेजमेंट क्या सोच रही है। चूँकि आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्वेटा ग्लैडिएटर अज़हर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर हमीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। काशिफ शबीक क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है, हमारा रेगुलर हिस्सा, और उनके साथ साथ रिजवान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। बहुत शुक्रिया जी आप सब हज़रात का। अज़हर साहब से शुरू कर लेते हैं। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और काशिफ और रिजवान को भी कीजिए रहमान। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई ये बताएं सर, क्वेटा ग्लैडिएटर बड़ी फेवरेट टीम है पाकिस्तान भर में सबकी, और हम तो देखते हैं कि फर्स्ट सीज़न से ही क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी ये 2 टीम्स हैं जिनके साथ लोग बहुत अटैच हैं। ऐसा क्या हुआ सर कि क्वेटा ग्लैडिएटर इतनी परेशानी का शिकार, मुसलसल दूसरा सीज़न है, लोग बड़े परेशान हैं? क्या मैनेजमेंट क्या सोच रही है? देखें, इस बार अपने ड्राफ्ट के अंदर काफ़ी सोच विचार के बाद हमने फेज ड्राफ्ट में हमने प्लेयर्स लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हासारंगा हमारे एक की प्लेयर थे, वो क्योंकि उनको NOC नहीं मिला श्रीलंकन बोर्ड से, तो लास्ट मिनट पे उनका विड्रॉल हुआ। और उसके साथ साथ हमारे ओपनर थे एहसान, वो नी इंजरी की वजह से वो टीम में नहीं आ सके। तो हमें लास्ट मिनट पे फिर इंडक्शन करनी थी। हमने इंडक्शन में हफीज को लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो पहले के 2-3 मैचेस हैं उनमें हमारा वो बैलेंस आउट हो गया, जिसकी वजह से हम वो जो हमने टीम खिलानी थी वो एक्सपेरिमेंट करते हुए 2-3 मैचेस में, और बदकिस्मती से उन पहले 4 मैचेस में सिर्फ एक ही हमारी विक्ट्री थी, बाकी वो 3 हमारी लॉसेस। और उसके बाद जो बाकी के 6 मैचेस में से उसमें से हमारी 3 विक्ट्रीज तो थी, लेकिन बदकिस्मती से दैट वाज वे टू लेट। तो हमारी जो शुरुआत है वो उसमें हमें अनफॉर्चुनेटली जो 2-3 हमारे साथ वाकयात हुए और उसकी रिप्लेसमेंट्स जो हमने की वो टीम का बैलेंस आउट रहा। और आखिरी मैच में ऑल्दो कि हमारे प्रीमियम दोनों फास्ट बॉलर नहीं खेले, बट स्टिल 253 का चेज करते हम 254 तक तो गए। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन लक और फिर जो टीम सिलेक्शन थी वो बैलेंस जो है वो स्ट्राइक। अच्छा, 2 बड़ी, एक तो चेस पर गए, 262 आपको टारगेट मिला, 253 पे चले गए, 240 वाला टारगेट चेज हुआ और विकेट्स का नुकसान भी नहीं हुआ। जेसन रॉय की कमाल इनिंग्स रही। वो मैच मेरा ख्याल है 8 साल की तारीख में, ये 8 जो PSL है उसमें पहला मैच था जिसमें सरफराज इंजरी की वजह से नहीं खेले। ये बताएं कि सरफराज का मोराल कैसा है? चूँकि वो कैप्टन है, कैप्टन का मोराल बुलंद होगा तो टीम बेहतर होगी। सिर्फ पिक एंड चूज़ में समझते हैं कुछ गलतियां हुई हैं ड्राफ्ट के हवाले से, कॉम्बिनेशन बनाने में कुछ मुश्किलात हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों का ख्याल है कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी क्रिकेट प्रीमियम फॉर्म ख़त्म कर चुके हैं, जैसे हफीज़ हैं, उमर अकमल हैं और बहुत सारे, तो उनको लिया गया। तो ये समझते हैं कि यहाँ कुछ गलती हुई? देखें, अब हम इसको एनालाइज इस तरह से कर लेते हैं। आपने उमर अकमल की बात की। उमर अकमल ने 4 से 5 मैच खेले और उनमें से 3 मैचेस में डिलीवर किया, और 1 तो 2 तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली
बिल्कुल लेट आके उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली। तो प्रॉब्लम ये नहीं था उमर अकमल की सिलेक्शन से, प्रॉब्लम ये था कि आपकी जब टीम बैलेंस आउट हुआ होता है, यानी पहले 3 मैचेस जो हमने खेले उसमें अनफॉर्चुनेटली हफीज की पोजीशन, यानी एक वो जब वो आए तो बहुत लेट ऑर्डर में आए और उसको एज अ बॉलिंग ऑप्शन दिया गया था। तो वो जो लास्ट मिनट इंजरी और विड्रॉल ऑफ प्लेयर, उससे जो इशू हमें आया वो टीम का बैलेंस जो है वो हम नहीं बरकरार रख सके। और फिर वो आपको पता है कि जब मोमेंटम आपके साथ नहीं होता तो कप्तान स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि शुरू के आप ऊपर चले मैच हार गए और उसके बाद जब वो लेट रिकवरी की सरफराज बीच में इंजर्ड हो गए तो उन्होंने लास्ट 2 मैचेस को खेले। तो हमारा इस बार जो इशू था वो ऐसा नहीं था कि हमारे ड्राफ्ट में प्लेयर्स हमारे पास अच्छे नहीं थे, बहुत सोच विचार के बाद हमने पूरा सिलेक्शन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट के ऊपर आके कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। और साथ साथ ये है कि फिर वो बैलेंस भी टेस्ट आउट नहीं हो सका, जिसकी वजह से करना। सर वेरी ब्लंटली वेल सेड जी। रिजवान हियर, मेरे तो बैटिंग तो आपने एक्सप्लेन कर दी, मुझे जो 2 और एतराज़ात थे कि बॉलिंग में नसीम शाह और हसनैन के बाद आपके पास 2 बॉलर्स के बाद ना बाकी बॉलिंग बड़ी वीक लग रही थी। 5th 6th बॉलर वाली जो ऑप्शन आती थी वो बहुत कमज़ोर, और इसी तरह जो इमर्जिंग प्लेयर आपने खिलाए, बंगल जई खिलाए, यासिर खान खिलाए, उनकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स नहीं आया जिस तरह पेशावर के लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, तैयब ताहिर ने कराची से खेला, मुल्तान में आपने आसिफ अफरीदी और एहसानुल्लाह को देखा, तो उस साइड पे भी लगा कि शायद सिलेक्शन में वीकनेस थी, या जो आपके सिलेक्टर्स जो पिन पॉइंट कर रहे थे बच्चों को वो भी अच्छा नहीं कर सके, हमें शायद ये फील हुआ। रिजवान देखें, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं लेट मी रिस्पॉन्ड स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जब आप बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर की, तो क्योंकि हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं तो हमारी एक बहुत कंडीशनल रिस्ट्रिक्शन है कि हमें आपने एक इमर्जिंग प्लेयर बलूचिस्तान से उठाना है। अनफॉर्चुनेटली बंगल जई जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। उसके अलावा एक और प्लेयर थे हकीबुल्लाह जो कि बलूचिस्तान से हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली आई थिंक पेशावर जल्दी से खेल रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि हमें कंडीशनली इमर्जिंग प्लेयर को खिलाना था, और हमने जो पहले 3-4 मैचेस खिलाए वो बंगल जई बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। बॉलिंग साइड के ऊपर आप कहें तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग में डेप्थ थी, यानी हमारे पास हसनैन भी थे, नसीम शाह भी थे, बदकिस्मती से हमारे जो ऑडियंस हैं जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो परफॉर्म नहीं कर सके। और हमें कैच पे खासा कॉन्फिडेंस था कि एक्चुअली हम पिछली ड्राफ्ट में हमने प्लान तो किया था कि उसामा मीर को उठाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिक हमारे पास नहीं आ सकी। तो हम कॉन्फिडेंट थे कि जो है कैश वो डिलीवर कर देगा, लेकिन बदकिस्मती से कैश ने डिलीवर नहीं किया। तो यस, बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हमारे कुछ 7-8 बेसिस तो कवर थे फास्ट बॉलर और जो हमने स्पिन ऑप्शन रखी थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आपका एक आध बॉलर जो है वो हिट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हमने जब रिप्लेसमेंट भी ली तो आपने देखा होगा कि सरंगा की हमने रिप्लेसमेंट एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो हफीज को लिया, लेकिन हफीज भी वो लास्ट मोमेंट पे हमने लिया, लेकिन स्पिन ऑप्शन में वो उतना साजगार साबित नहीं हुए। बैटिंग साइड के ऊपर तो ऑब्वियसली उन्होंने 2-3 मैचेस में डिलीवर किया। तो मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जो लास्ट मिनट विड्रॉल और लास्ट मिनट पिक हुई वो हम बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर सके प्लेइंग इलेवन। ट्रू, वेरी ट्रू सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, काशिफ शब्बीर मेरा नाम है, और मैं पूछना ये चाहता था कि आपके जो शुरू में कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले सीज़न से आप देखें तो एक कोयटा ग्लैडिएटर्स हर टूर्नामेंट की फेवरेट होती थी। आपकी बेस्ट पिक्स के अलावा जो मैनेजमेंट है आपकी बैक एंड पे, वो विवियन रिचर्ड्स और मुइन खान ये वहाँ बैठे होते थे। अब क्या ये सारे जो चेंजेस आपकी आई हैं, जो टीम डीमोरलाइज लगती है, क्या वो सर विवियन रिचर्ड के निकलने से लगती है? क्या आप प्लान कर रहे हैं कि उनको वापस लेकर आएंगे एज कोच के तौर पे वापस लेकर आएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था आपके पास। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हमने सुना था कि एरन फिंच भी अवेलेबल थे इस टूर्नामेंट में पिक के लिए, तो आपने गप्टिल की जगह एरन फिंच को क्यों नहीं चूज़ किया अपनी टीम के लिए? अच्छा रिजवान, आपके 2 क्वेश्चन हैं। देखिए, पहले तो ये है कि विव रिचर्ड्स जो है सर, विव रिचर्ड्स को एज अ मेंटोर हम देते हैं, उसका कोचिंग स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो विव रिचर्ड्स इस बार भी जो है वो मेंटोर के उसमें हमने उनको इनवाइट किया हुआ था।
तो उनको हमने मेंटोर के उसमें दिया हुआ था। बदकिस्मती से इस बार ही कुड मेक इट, उनकी अपनी कोई मसरूफियात थी, अदरवाइज उनको हमेशा की तरह हमने बिल्कुल इस बार भी मेंटोर के उस पर इन्वाइट की हुई थी। अब विद रिगार्ड्स टू कोचिंग, तो मोइन खान शुरू से ही हमारे हेड कोच हैं। बॉलिंग साइड के ऊपर उमर गुल है हमारे पास, और कप्तान हमारे पास सरफराज हैं। तो अगर आप टीम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कोचिंग स्टाफ, तो जितनी परमानेंटली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास है वो किसी के पास नहीं। तो जो रोल सर रिचर्ड है वो मेंटोर का था, और वो इस बार भी इनवाइटेड थे, लेकिन वो खुद नहीं आ सके। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बुलाया नहीं था, बिल्कुल हमने बुलाया था। और जो कोचिंग स्टाफ है वो तो उस तसलसल से चल रहा है जो पहले भी हमारा कोचिंग था। ठीक, अजहर भाई मैं चाहूँगा बस 1 मिनट हमें दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं ज़रा ब्रेक के बाद एरन फिंच वाली बात भी करूँगा, और 2-3 रिलीज़ की गई थी जिसमें रायले रोसो थे, आज़म खान थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी ज़रा पूछते हैं कि क्या ये बात थोड़े से डैमेज पहुँचा गई, नहीं करना चाहिए था। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अजहर हमीद साहब, CEO कोयटा ग्लैडिएटर हमारे साथ मौजूद है, काशिफ शबीर और रिजवान हैदर हमारा रेगुलर हिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 चीज़ें जिस पर पूछना भी चाहते हैं काशिफ भाई, तो अपनी कमेंट्री में भी मैं सुनता रहा हूँ कि बहुत इस पर बात करते भी रहे हैं कमेंट्री में, जब जब इन्हें मौका मिलता था एनालिस्ट बनने का स्टेडियम में, तो ये उस पर भी बात कर लेते थे। अजहर भाई एक चीज़ सर, एरन फिंच के हवाले से ज़रा क्लैरिटी चाहिए। पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि उसने रजिस्टर किया था ख़ुद को, तो ले लेना चाहिए था किसी ना किसी टीम को, तो वाई नॉट कोयटा ग्लैडिएटर? कोई रीज़न थी ना लेने की? किसी को इसके बारे में कोई ख़ास पता नहीं है? नहीं, काशिफ मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ आपको। देखें, जब इनिशियल ड्राफ्ट होता है और उसमें प्लेयर्स कॉन्सेंट आती है तो वो लिस्ट में शामिल होते हैं ड्राफ्ट। लेकिन जब आप एक्चुअल ड्राफ्ट का जब मौका आता है आप उसको करते हैं, तो उस वक्त प्लेयर अवेलेबिलिटी जो है कन्फर्म करनी होती है। तो एरन फिंच ने पहले अपनी अवेलेबिलिटी दी के कॉन्सेंट दी कि जी मैं ड्राफ्ट का हिस्सा हूँगा, लेकिन बाद में ही वॉज नॉट अवेलेबल। इसीलिए आपने देखा कि हमने फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट में मार्टिन गप्टिल को उठाया, जो कि इनिशियल ड्राफ्ट में। ओके, तो ये रीजन, चलें ये अच्छा हो गया सर, आपके होने की वजह से ये बात भी जरा क्लियर हो गई। अच्छा जी अजहर भाई, बिल्कुल एरन फिंच जो है उन्होंने पहले कॉन्सेंट दी थी और बाद में उन्होंने अवेलेबिलिटी विड्रॉ। ओके अजहर भाई, आप ये बताएं, रायले रूसो और आजम खान, क्या इनको जाने देना समझते हैं? थोड़ा सा डैमेजिंग पार्ट था, गलती हुई। उस्मान खान, मैं बल्कि मैं ऐड कर देता हूँ, शायद रिजवान जो है वो भी इस बात से इत्तेफाक करें कि हमने रायले रूसो और उसके अलावा हमने साइम अयूब और उस्मान भी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर। बिल्कुल, उस्मान और भी कोयटा 83 रन गालिबन उसने किए थे, मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट थी। जी देखें, मेन चीज़ ये होती है कि जब आपकी एग्जिस्टिंग जो इस वक्त हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं, तो जब हम अगले साल नेक्स्ट सीजन के लिए ड्राफ्ट के लिए जाएंगे तो उसमें हमारे पास कुछ प्लेयर्स की कैटेगरीज में हमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, यानी हम उनको रिटेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब कुछ प्लेयर्स खुद कहते हैं कि जी आप रिटेन ना करें, हमें ड्राफ्ट में डालें, यानी ड्राफ्ट में वो चाहते हैं कि उनकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दें। तो कुछ दफ़ा आपको चाहते हुए भी आप प्लेयर रिटेन इससे नहीं कर सकते कि वो खुद रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लैटिनम कैटेगरी में डाल दें या डायमंड में डाल दें, सिल्वर से निकाल के। तो उस सूरत में फिर जब उनको ड्राफ्ट में डालते हैं तो जिस तरह से फिर आपका वो पिक निकलती है, उसमें अगर वो पहले पिक हो जाए तो फिर यानी आप अपनी बदकिस्मती कह लें या आप ही कह लें इल्ला। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जिस तरह नसीम शाह ने इस बार, हम उनको रिटेन करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ड्राफ्ट में डाला जाए हायर कैटेगरी। जब उनको डाला गया तो वो लकीली जब हमारे पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल था इसलिए हमने उनको पिक कर लिया, वरना वो जब हम उनको रिटेन करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी कैटेगरी चेंज कर दें। इसी तरह कुछ प्लेयर जब आप लेट गो कर देते हैं तो वो अपनी कैटेगरी चेंज करवाते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ वो पिक का मसला। अजहर, इसी से मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि
डू यू थिंक कि ये ड्राफ्ट वाला सिस्टम ठीक है, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं रहती अगर आप छोड़ें, और यहाँ पे भी ऑक्शन सिस्टम आ जाए, बेशक पर्स यही रहे, सबको पता हो कि हमारी लिमिट इतनी है जो भी प्राइस आपने रखी हुई है ड्राफ्ट में, तो लेकिन किसी प्लेयर को ज़्यादा कम थोड़ी हो सके, लेकिन ओवरऑल पर्स वही रहे, लेकिन हो आपका ऑक्शन के थ्रू, ताकि ईच प्लेयर कैन बी कम्पीटेड और सारी टीमें उसको लिए बिड कर सकें। डू यू थिंक दैट वुड बी द राइट वे? वो देखिए, मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। ड्राफ्ट का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप अपर लिमिट कैप करके चलते हैं, यानी आपकी एक सर्टेन लिमिट है, उसको अपर लिमिट लगा के आप उसको कैप करते हैं। ऑक्शन के अंदर देयर इज नो लिमिट। तो हमारा उन लीग के साथ जो कि ऑक्शन उसमें जाते हैं, उनमें मसला ये है कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो कैप्स हैं, अपर लिमिट। इसीलिए आपने नोट किया कि हमारे जो मार्की प्लेयर्स हैं, यानी जो प्लेइंग 11 वाले हैं, वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हम ऑक्शन मोड में नहीं है, वेयर आईपीएल जो है वो ऑक्शन मोड में है। तो हमारा जो ये ड्राफ्ट सिस्टम है, इंशाल्लाह अगले सीजन करके और फिर आपकी एक्सपैंड हो जाए पीएसएल इस लेवल की कि जहाँ पे हम ऑक्शन पर चले जाएं। जब ऑक्शन में जाएंगे तो फिर फ्रेंचाइजीज को हायर फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है पर कैप की। तो ड्राफ्ट में और ऑक्शन में प्रॉब्लम यही है कि ड्राफ्ट में आप कैप करके चलते हैं क्योंकि उसमें लिमिट्स डिफाइंड होती हैं और फ्रेंचाइजी को ये पता होता है कि मैंने प्लेयर्स को इन कैटेगरीज में उठाना है तो मुझे कितना बजट लगाना पड़ेगा। तो आप बेसिकली आप ये समझ लें कि हमें अपनी लिमिट्स का पता होता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगेंस्ट दिस अमाउंट, तो उसी में फिर आप ड्राफ्ट को मैनेज करते हैं। अगर ऑक्शन में जाएंगे तो फिर मसला ये हो जाएगा कि ऑक्शन की कोई लिमिट नहीं है और उसमें फिर प्लेयर्स पे ही आपका इतना खर्चा हो जाएगा कि दूसरी चीजें आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं अजहर भाई, सरफराज के हवाले से बहुत बड़ा प्लेयर है, थोड़ी सी हार्श हो जाती है बात, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये इस वक्त बड़ी रियलिटी बेस्ड बात है, 2 सीज़न से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर। फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छी टीम है, स्ट्रगल कर रही है तो लोगों को भी दुख होता है, हमें भी होता है। उस मैच में देखा हमने कि बड़ा खुल के खेल गए जेसन रॉय, तो मैच भी थोड़ा पार लग गया, 253 वाला भी बहुत अच्छा लड़ गई, लेकिन चले पिच ऐसी थी। पर अगले सीजन के लिए और क्या सरफराज का फ्यूचर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ क्या है? देखिए, आपने 2-3 चीजें एक ही सवाल में पूछी हैं। पहली बात तो ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कोविड के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल हमारे इंजरी प्रॉब्लम्स रहे, फिर कोविड की वजह से जो इंटरेक्शन था वो इतना ज्यादा नहीं हो सका। नदीम उमर साहब खुद भी जो है बीमार है, लेकिन इस सीजन में हमने खासा यानी प्लान करके ड्राफ्ट किया था, लेकिन फिर उसमें कुछ हमारे साथ इल्लत हो गई। ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। ये जो इस बार हमारा डिबैकल हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमने इस पे खासा यानी इस पे डिबेट भी करनी है और हमने लाएमल जो अगला बनाना है उसमें ऑब्वियसली जो कहाँ हमने गलतियाँ की हैं वो सारी इनपुट्स जो हैं वो जाएंगी और इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे कि गॉड विलिंग एक अच्छा रिजल्ट आएगा। विद रिगार्ड्स टू सरफराज, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफराज हैज बीन अ वेरी सेलिब्रेटेड प्लेयर, उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा सेंसेशनल टेस्ट कमबैक भी किया। तो ये क्वेश्चन जो है सरफराज ने खुद एड्रेस कर और एक वो प्लेयर जिसने पाकिस्तान की कप्तानी भी की हो, पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी विक्ट्रीज भी ली हों, तो वो उस लेवल उस स्टेचर का प्लेयर है, उसको ये क्वेश्चन खुद जवाब देना है कि मतलब आगे उसने किस तरह से टाइम इज अप क्या उन्होंने कंटिन्यू करना है। तो बजाय इसके कि मैं उनके बिहाफ से ये जवाब दूं, आई थिंक सरफराज इज द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्लैडिएटर के बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, ये मामला सरफराज को खुद एड्रेस कर दें, जब तक सरफराज खेलना चाहे तो आप लोग उसको वेलकम करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपके पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर्स होते हैं, ये पाकिस्तान का असासा है, ये बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं, पर वो मोमेंट्स जो पूरी फॉर्म एंजॉय करती है और स्पेशली जब एक हाई स्टेचर का प्लेयर हो तो उस प्लेयर का कैलिबर देखते हुए उसको उसी शायाने शान उसका जो है आप सदेबाब भी करें। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ही अ वेरी सेंसिबल फेलो और वो इस चीज़ का तदारुक खुद कर सकते हैं कि जनाब मेरा टाइम आप हो गया, क्या मैंने कंटिन्यू करना है एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर। तो ये इस लेवल के प्लेयर को मेरे ख्याल में खुद डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया में भी अब जब प्लेयर्स जाते हैं तो उनको दानिस्ता तौर पर फोर्स नहीं किया जाता, स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, खुद ईयर मार्क करते हैं कि उन्होंने अगला लाया अमल क्या करना है। तो मैं खुद सिंसियरली आपको जवाब दे रहा हूँ
कि ये सरफराज ने खुद डिसाइड करना है और खुद उन्होंने आंसर करना है बस। गुड हो गया जी। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बजाय पूरे ओवरऑल पीएसएल के बारे में है कि पीएसएल हमारी मशहूर है कि यहाँ पर बॉलर्स बड़े इफेक्टिव होते हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं और बैट्समैन के लिए एक बहुत मुश्किल एक लीग है पीएसएल। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा ख़ास तौर पे पिंडी लीग में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुलाई हुई बॉलर्स की और बहुत ज़्यादा रन्स के अंबार लग गए वहाँ पर। तो क्या इसमें कोई टीम्स का भी इनपुट होता है, टीम भी इनपुट देती है कि हमें किस किस्म की विकेट्स चाहिए और कैसे जी होना अजहर भाई जल्दी से इसका जवाब। जी देखें, इस बार जो सबसे अच्छी बात है पीएसएल की सीजन 8 की कि हमारी जो विकेट्स हैं वो खासी फ्रेश विकेट्स हैं, टायर्ड पिचेस नहीं है। चल रिजल्टेंटली क्या है कि आपके रन अच्छे बन रहे हैं और जब सर रन थैंक यू सो मच। सॉरी वक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। अजहर हमीद सीईओ कोयटा ग्लैडिएटर हमारे साथ मौजूद है, काशिफ शबीर, रिजवान अदर, बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।